स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम करंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा एक रिपोर्ट है, उस पर मैं आपके एग्जाम से के संबंध में कुछ बातें बताऊंगा। सबसे पहले हम फैक्ट से शुरुआत करते हैं और ये एक ऐसा फैक्ट है जो एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है। साधारण भाषा में कहूं तो 100% क्वेश्चन आने का ये चांस है और ये जो चांस है ये चांसलर के संबंध में ही है। चांसलर का नाम सुनते ही आप पहचान गए होंगे कि हम जर्मनी से संबंधित बात कर रहे हैं। जर्मनी के नए चांसलर चुने गए हैं। इससे पहले 16 वर्षों तक आप ये सुनते आए हैं कि जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल। अब एंजेला मर्केल के स्थान पर जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। 100% आने वाला क्वेश्चन है ये, 100%। तो इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। आइए देखते हैं इसके विभिन्न पहलुओं को। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, ओलाफ स्कोल्ज है ये। क्लियर? यहां पर एक लाइन लिख देना। इन्होंने एंजेला मर्केल का स्थान लिया है। पुराने पेपर देखते हैं तो एंजेला मर्केल पर क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आपसे यहां यह भी पूछा जा सकता है कि ओलाफ स्कोल्ज ने किसके स्थान पर पद ग्रहण किया है? एंजेला मर्केल के स्थान पर पद ग्रहण किया है। देखिए, जैसे अपने प्रधानमंत्री होता है, सरकार का जो हेड है, हालांकि वैसे भारत में केंद्र सरकार का जो प्रधान है वो राष्ट्रपति होता है और राज्य सरकार का प्रधान राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविकता में देखें, प्रैक्टिकली देखें, रियल में देखें तो प्रधानमंत्री होता है। जैसे यहाँ प्रधानमंत्री की स्थिति है वैसे ही वहां पर चांसलर की स्थिति होती है, उसको चांसलर बोलते हैं। एक बात और ध्यान रख लेना जर्मनी के संबंध में। देखिए, जर्मनी के प्रेसिडेंट भी है। प्रेसिडेंट हालांकि चर्चा में कम रहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इनके बारे में पूछा जा सकता है। ये है फ्रैंक वाल्टर। फ्रैंक वाल्टर, बस थोड़ा सा ज़हन में रखें, फ्रैंक वाल्टर। वैसे इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ओलाफ स्कोल्ज। जर्मनी के बारे में यदि मैं थोड़ी सी बात करूं आपसे, तो आप जानते हो इसकी राजधानी जो है बर्लिन है। यूरोपियन कंट्री है ये। लेकिन जर्मनी के संबंध में एक क्वेश्चन बनता है। आप जानते हो जर्मनी का एक क्षेत्र है रूर क्षेत्र। रूर एक नदी का नाम भी है। रूर नदी के आसपास के क्षेत्र को रूर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। भारत में जो दामोदर नदी घाटी का क्षेत्र है उसको हम रूर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। उसके आसपास के क्षेत्र को हम ज्योग्राफी में इसको पढ़ते भी हैं। ये जो रूर क्षेत्र है ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है और विशेष रूप से बिटुमिनस कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ये एक लाइन लिख दीजिए, कोयले के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है ये। कोयले के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है ये। और आपको बता दूं, विशेष रूप से बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयला विशेष रूप से। आप जानते हो कोयले के 4 प्रकार होते हैं। पीट होता है, लिग्नाइट होता है, एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है। कोयले के आप इस नामों को आप कोई कार्बन के आधार पर भी पूछा जाता है कि कार्बन के आधार पर बताइए। आप जानते हो इनके बारे में। तो कार्बन के आधार पर देखें तो सबसे कम कार्बन जो होता है पीट कोयले में होता है। दूसरे नंबर पर आपका लिग्नाइट आ जाता है जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं। तीसरे नंबर पर बिटुमिनस आ जाता है और चौथे नंबर पर एंथ्रासाइट आता है जो कि हाई क्वालिटी का होता है।
और जो पीट कोयला है वो लो क्वालिटी का होता है। ये पेट क्वेश्चन होते हैं साइंस के। एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं एक रिपोर्ट पर बात करने जा रहा हूं, परिवार सर्वेक्षण से संबंधित है ये। 2 आंकड़े विशेष रूप से आपको ध्यान रखने, आंकड़ों की जाल में नहीं पड़ना, नहीं तो है ना इधर उधर भटक जाओगे, फिर वो गलत हो जाता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के ये आंकड़े हैं। 4 आंकड़े आपको बताऊंगा, जिसमें से 2 पर आपकी नजर ज्यादा होनी चाहिए। एक तो इसके अंदर ये बताया गया है भारत का लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो, ये बताया गया है 1020 बताया गया है। अब आप देखिए लिंग अनुपात क्या होता है, सेक्स रेशियो बोलते हैं इसको। क्या होता है लिंग अनुपात? आपके एक बेहतरीन क्वेश्चन बना हुआ है, कंफ्यूजिंग से भरा हुआ, अक्सर बच्चे उसको गलत कर सकते हैं। कहा कि लिंग अनुपात है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। दूसरा ऑप्शन प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या। तीसरा ऑप्शन प्रति 1000 व्यक्तियों पर महिलाओं की संख्या। अब व्यक्ति और पुरुष में कंफ्यूजिंग हो सकती है। इस संबंध में आपको मैं बता दूं, आप जानते भी हो, ये होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। व्यक्ति में पुरुष और महिला दोनों आते हैं। तो आपके सामने स्पष्ट हो रहा है कि इन्होंने 1020 बताया है। 1020 बताया है, इसका मतलब भारत में 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। अर्थात सिंपल भाषा में आप ये भी कह सकते हो कि महिलाएं ज्यादा है। अब यहां विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपसे ये कह दे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आधार पर लिंग अनुपात कितना है, तो 1020 है। यहां आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, जिसकी चर्चा मैं अगले पार्ट में करूंगा। मेरा आपसे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है, जनगणना 2011 के आधार पर, क्योंकि 2021 तो देखिए हुई नहीं है, 2011 के आधार पर भारत का लिंग अनुपात कितना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। मैं आपके जवाब का इंतजार कमेंट बॉक्स में करूंगा। उसके अगले पार्ट में हम फिर इस संबंध में बात करेंगे। तो ये एक आंकड़ा है, एक बार आप इसे नोट कर लें। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा आंकड़ा आपने ये ध्यान रखना है कि भारत के 70%, लगभग 70% परिवारों में शौचालय है, टॉयलेट है। आप जानते हो इसके लिए बकायदा अभियान चलाया गया था, और स्वच्छ भारत अभियान के तहत इससे काफी तवज्जो भी दिया जाता है। इसके अलावा एक दरवाजा बंद करो सिस्टम चला था, जिसके ब्रांड एम्बेसडर जो थे अमिताभ बच्चन थे, तो काफी प्रोत्साहित किया, और उसका रिजल्ट भी आपके सामने है। 70% परिवारों में टॉयलेट है ये। तो ये आंकड़ा बेहतरीन आंकड़ा है। ये एक लगभग 79%, 78.6 के आसपास है, लगभग 79% महिलाओं के बैंक खाते हैं, बैंक अकाउंट है। आप देखिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। देखो ये इस टाइप के आंकड़े हैं जिनका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हो।
मेंस में यदि आप लिखते हो तो उनमें इस्तेमाल कर सकते हो। और कोई हैरत की बात नहीं है, वर्तमान में जो क्वेश्चन बन रहे हैं इसी टाइप के बन रहे हैं और हम फिर गच्चा खा जाते हैं। क्योंकि इतना तो आप भली भांति जानते हो कि हमारा जो सिलेक्शन होता है ये 5-10 क्वेश्चनों पे डिपेंड होता है, और ये 5-10 क्वेश्चन ये इसी टाइप के होते हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो मेरी बात को गंभीरता से सोचें और इन पर विचार करें। एक तो उस क्वेश्चन का जवाब देना है, और अब मैं आपसे एक बात करने जा रहा हूं। आइए, भारत की प्रजनन दर रिप्रोडक्शन रेट ये 2 है, ध्यान रखना 2 है प्रजनन दर इस रिपोर्ट के आधार पर। इससे पहले 2.2 थी, 2.2 थी। इसका मतलब हम जनसंख्या के संबंध में तो सुधार कर रहे हैं, क्योंकि भारत में यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो परेशानी है, क्योंकि संसाधन कम है। तो ये प्रयास एक हमारे सामने आया है जिसके तहत हमने प्रजनन दर 2 कर दी है। क्लियर? इससे पहले 2.2 थी। यहां पर एक बात और ध्यान रखें, यदि प्रजनन दर, नोट डाल के लिखना, यदि किसी देश की प्रजनन दर, ये अच्छा सिस्टम है एक, यदि किसी देश की प्रजनन दर 2.1 होती है तो उस देश की जनसंख्या स्थिर मानी जाती है। अब देखो, अपने आप में यह एक क्या हो गया, पैमाना हो गया। आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रजनन दर पर किसी देश की जनसंख्या स्थिर मानी जाती है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये चल क्या रहा है, लेकिन रियल में यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन होते हैं। आगे जैसा आप इनके साथ न्याय करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आने वाले एग्जाम में जो पैटर्न बदल रहा है, आप देख रहे हो विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें एक इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, जिनको स्टूडेंट पहले पढ़ता नहीं था। आपने महसूस भी किया होगा, ये उसी की दिशा में उठाया गया एक कदम है। तो आप ध्यान रखना है कि 2.1 यदि प्रजनन दर होती है तो उस देश की जनसंख्या स्थिर मानी जाती है, और सर्वे के आधार पर भारत की प्रजनन दर कितनी है, 2। इससे पहले कितनी थी, 2.2, मतलब 0.2 की कमी हुई है। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों, आज हमने कुछ आंकड़ों के संबंध में बातें की। इसके अलावा एक चांसलर के बारे में हमने जाना। चांसलर मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा ये जो लिंग अनुपात है ये इंपोर्टेंट है, और ये जो प्रजनन दर है ये इंपोर्टेंट है। इन पर गौर करें। शौचालय से संबंधित आंकड़े भी मैंने आपको बता दिए, महिलाओं के बैंक खातों के संबंध में मैंने आपको बता दिए। आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर इसे देख सकते हो। तो इन शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।